बड़े बंगले की बहू नहीं बेटी हो तुम। माँ प्लीज मुझे भी थ्रेडिंग करवाने दो ना। मेरी सारी फ्रेंड्स ने तो फेशियल तक कराया है। कुछ तो बैकलेस ब्लाउज और साड़ी भी पहनने वाली है। देखो नायरा, हमारे घर में लड़कियां ये सब नहीं करती और तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। एक बार मना कर दिया, समझ में नहीं आता, थप्पड़ खाकर ही समझेगी। अपनी दादी की ये बात सुनकर नायरा रोती हुई बाथरूम की तरफ कपड़े बदलने चली जाती है। नायरा 20 साल की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बेहद ही सुंदर सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन उसका परिवार पुराने ख्यालों वाला सख्त और मिडिल क्लास परिवार था, जहां लड़कियों को आज भी बोझ समझा जाता था। कुछ ही दिनों बाद उसके स्कूल में फेयरवेल है और उसकी सारी सहेलियां फेयरवेल की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन नायरा के परिवार वाले उस पर बंदिशें लगाए बैठे थे। मोहिनी, तूने और शैलेंद्र ने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। देखिए ये लड़की एक दिन तुम्हारा सर शर्म से झुकवा देगी। मैं क्या करूं माँ जी, दिन ब दिन उद्दंडी होती जा रही है ये लड़की। मेरी माँ ने तो ये पढ़ाई लिखाई बंद कराकर इसका ब्याह करा दे। ससुराल में जाकर रहेगी तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं आज ही इसके पापा से बात करती हूँ। नायरा कोने में खड़ी होकर अपनी माँ और दादी की बात सुनकर सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ और दादी को कुछ बोल सके, क्योंकि जब भी वो किसी चीज की डिमांड करती थी उसके घर वाले उसकी शादी की बात करने लग जाते थे। देख शालू, दिन ब दिन नायरा की जिद बढ़ती जा रही है। मेरी बात मान तो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर इसका ब्याह कर दे। हाँ माँ, मैं भी कब से यही सोच रहा था। अपने पिता की बात सुनकर नायरा का खाना गले में ही अटक गया और वो बिना खाना खाई उठकर सोने चली गई। अगले दिन दोपहर में, अरे नायरा, कहाँ मर गई? देख तेरी फेयरवेल के लिए मैंने ये साड़ी निकाली है। हाँ माँ, आई। फिर जैसे ही नायरा कमरे में आती है, साड़ी देखकर उसकी सारी खुशी हवा हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ के हाथों में कई सालों पुरानी एक बनारसी साड़ी होती है। माँ, मैं इतनी ओल्ड फैशन साड़ी पहनकर नहीं जा सकती। मेरी सारी सहेलियों ने लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियां खरीदी हैं। देख नायरा, अगर जाना है तो यही साड़ी पहनकर जाना होगा। फेयरवेल में नायरा अपनी माँ की वही साड़ी पहनकर जाती है जिसमें वो बिल्कुल बहन जी लगती है। कुछ दिन बाद कितना मजेदार है ना ये सीरियल। हाँ नायरा, ये क्या दांत फाड़ फाड़ कर राक्षसों की तरह से हंस रही है। लड़कियों वाला एक भी जोर नहीं है। जब ससुराल जाएगी ना तब सास इसकी बुद्धि ठिकाने लगाएगी। लेकिन दादी, देव भी तो मेरी तरह ही हंस रहा है। लेकिन वो लड़का है ना, इस घर में हमेशा का है। पता नहीं मैं क्यों ही इस घर में पैदा हो गई। ये सोचकर नायरा वहां से उठकर कोने में जाकर किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाती है। शाम के समय, ये क्या पूरे दिन किताबों में घुसी रहती है? जाकर अपनी माँ की मदद करा दे रसोई में। ससुराल में जाकर सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। मैंने तो कितनी बार कहा है, इसको तो ऐसी सास मिलनी चाहिए जो इसका जीना हराम कर दे, तभी इस ऊँटनी को अकल आएगी। यही भगवान, कैसा घर मिला है मुझे। जब देखो कोसते ही रहते हैं। मैं लड़की हूँ, इसमें मेरी क्या ही गलती है। माँ, मेरी सहेली का जन्मदिन है कल। वो सभी को होटल लेकर जा रही है, तो क्या मैं भी जाऊं? हाँ, अब तुझे लौंडेबाजी करने के लिए भेजेंगे ना घर से बाहर। दादी, सभी लड़कियां जा रही हैं? हाँ, उन लड़कियों के साथ रह रहकर तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। लेकिन दादी, देख नायरा, अगर दादी ने मना कर दिया तो मुझे कुछ और नहीं सुनना। चुपचाप घर में बैठ, शादी के बाद घूमना जहां जिसके साथ घूमना है। माँ और दादी की बातें सुनकर नायरा एक बार फिर से अपना मन महसूस कर रह जाती है। नायरा तैयार होकर अपने ट्यूशन जा रही होती है, तभी उसकी दादी उसे टोक देती है। कहाँ जा रही है महारानी ऐसे सज धज के? दादी, मेरी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो बस ट्यूशन जा रही थी। तो ऐसे सज धज कर जाएगी? ये लाल लिपस्टिक काजल अच्छे घर की लड़कियां नहीं लगाती। जा जाकर मुंह धोकर आ। माँ, दादी को समझाओ ना। मैं क्या समझाऊं, तो पहले अपनी हरकतों को देख, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। माँ, मैं 20 साल की हो चुकी हूँ। हाँ, तभी तो तुझे बोल रहे हैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है हमारे मुंह पर कलंक लगाने में लगी हुई है। लेकिन माँ, नायरा इतना बोलती है कि उसके पिताजी आकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देते हैं। कहां से सीख कर आती है तू इतनी जुबान चलाना? अरे इतनी देर से माँ और दादी से बहस करने में लगी हुई है। ज्यादा जुबान चलाई तो पढ़ाई लिखाई भी बंद करा के घर पर बिठा दूंगा।
जाने कौन सी हमारी किस्मत फूटी थी जो लड़की पैदा हो गई। अगर लड़का पैदा होता तो यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। अपने पिता से थप्पड़ खाकर नायरा के आंसू बहने लगते हैं और मुंह धोकर चोटी बनाकर चुपचाप ट्यूशन चली जाती है। 2 दिन बाद, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने लिए एक जीन्स और टॉप खरीदना है। राम 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 राम, अब इस घर में नंगा नाच नाचेगी तू? लेकिन दादी जीन्स टॉप तो आजकल की सभी लड़कियां पहनती हैं। घोड़ी जैसी बड़ी होती जा रही है, लेकिन कपड़े पहनने के लक्षण नहीं है तुझ में। हमारे घर की लड़कियां सलवार सूट पहनती हैं। नायरा, तेरी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तेरी बुद्धि तो ससुराल जाकर ही ठिकाने आएगी, जब सास के तानों के साथ जूते भी खाने पड़ेंगे तुझे। माँ, बार बार शादी, ससुराल और सास का नाम क्यों लेने लग जाती हो आप? नायरा के इतना बोलते ही उसकी दादी उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। देखा मोहिनी, मैं कहती थी ना, इसकी जुबान दिन ब दिन जलने लग गई है। मेरी बात मान तो शैलू से कहकर इसके लिए जल्दी कोई लड़का देख और इसके हाथ पीले करके इसे विदा कर। हाँ माँ जी, अब तो मुझे भी ऐसे ही लगता है, इसकी सास ही इसकी अकल ठिकाने कर सकती है। माँ और दादी की बातें सुनकर नायरा फिर से रोने बैठ जाती है और अपने मन ही मन में खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे बेटी बनाकर क्यों पैदा कर दिया, और पैदा भी किया तो इस घर में क्यों पैदा किया जहाँ पर बेटी की कोई कदर ही नहीं है। अब मैं क्या मातम बनाकर बैठी हुई है यहाँ पर? जाकर घर के काम सीख। तेरी परीक्षाओं के बाद तेरा ब्याह करना है हमें। लेकिन पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अरे क्या कहा तूने? दोबारा बोलकर देख। पिताजी, मुझे आगे पढ़ना है। नालायक लड़की, जाकर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। हमने 12वीं क्लास तक पढ़ने दिया, यही काफी है ना। देखा शेलू, इसकी कैंची जैसी जुबान, अब तो अपने बाप से भी जुबान लड़ाने लग गई है ये। अपनी माँ क्रांति देवी की बात सुनकर शैलेंद्र जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो नायरा में एक थप्पड़ जड़ देते हैं। चुपचाप बैठ जा, अब तो कल से तेरा स्कूल जाना बंद। लेकिन पिताजी, मेरी परीक्षाएं हैं 1 हफ्ते के बाद। मैं कुछ नहीं जानता, अब तो घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी। अब तो तेरी डोली ही इस घर से जाएगी। पिताजी, बस मुझे परीक्षाएं देने दो, मैंने इसके लिए बहुत तैयारी करी है। सुनिए जी, ये परीक्षाएं देने दीजिए इसे, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। देख मोहिनी, ये तेरी जिम्मेदारी है। अब कुछ ऊंच नीच हो गई तो तू ही ध्यान रखेगी। अपनी माँ की बात सुनकर नायरा राहत की सांस लेती है। उसके बाद परीक्षाओं का समय आ जाता है और नायरा सभी परीक्षाएं दे देती है और रिजल्ट के दिन नायरा अपने पूरे स्कूल में प्रथम आती है। माँ, सुना आपने, मैंने अपना पूरा स्कूल टॉप किया है। हाँ, जितना ध्यान किताबों में लगाया है उतना घर गृहस्थी में लगाती तो आज थोड़े से सऊर आ जाते तुझ में। अरे यार दादी, आप हमेशा ही इतना नेगेटिव क्यों बोलती हो? नायरा, दादी सही कहती है, तेरी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। हो गई ना तेरी 12वीं? अब तेरे लिए मैंने एक रिश्ता देखा है, परसों आ रहे हैं वो लोग तुझे देखने के लिए। ढंग से कपड़े पहनना। अपने पिता की बात सुनकर नायरा स्तब्ध रह जाती है और शाम के समय अपनी माँ को अकेला देखकर, माँ सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ नायरा, बोल। माँ, मुझे अपने स्कूल में एक लड़का बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी शादी करनी ही है तो आप मेरी शादी उससे कर दो। क्या कहा तूने करमचली, नास पीटी मनहूस, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? तेरी दादी सही कहती थी, तू हमारा मुंह काला करेगी। यही सब करने जा रही थी तू अपने स्कूल। लेकिन माँ, मुझे बस वो लड़का पसंद है और वो भी मुझे पसंद करता है। अच्छा, तो आप प्रेम लीला चल रही थी स्कूल में। मैंने तुझसे पहले ही कहा था मोहिनी, देख लिए इसके लक्षण। तेरी लड़की तो निकल गई तेरे हाथ से। सुना शैलेंद्र, तूने? ये लड़की स्कूल में जाकर लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। दादी, वो लड़का सिर्फ मेरा दोस्त है। क्या कहा तूने? अब तो लॉन्डो से दोस्ती करेगी? तूने हमारे खानदान की पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। अब से इसका बाहर आना जाना बंद। मोहिनी, इसके कदम घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए और इसे घर का सारा काम काज सिखा दे। मुझे जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले करने हैं। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई करमचली? कोई सुनेगा तो क्या ही कहेगा कि हमारे घर की लड़की लौंडेबाजी करती है। माँ, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? नायरा के इतना कहते ही उसकी माँ बेलन से उसकी पिटाई करने लग जाती है। अपनी माँ, दादी और पिता की ऐसी बातें सुनकर नायरा फूट फूट कर रोने लग जाती है। भगवान, मुझे ऐसा ही परिवार देना था तो इससे अच्छा मुझे पैदा होते ही मार देता। इसके बाद नायरा के घर वाले उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं। 2 दिन बाद कार्तिक और उसके घर वाले नायरा को देखने के लिए उसके घर आते हैं। कार्तिक एक बहुत ही अमीर परिवार का लड़का था, जिनका एक बड़ा सा बंगला और आलीशान रहन सहन था। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आप लोगों का स्वागत है। आओ कार्तिक बेटा, बैठो।
जा मोहिनी, जाकर नायरा को बुला ला। यह सुनकर मोहिनी जी उठकर अंदर चली जाती हैं और नायरा से कहती हैं, देख नायरा, तेरे होने वाले ससुराल वाले आ गए हैं। उनके सामने अपनी कैची जैसी जुबान बंद रखना और अच्छे से पेश आना। चल अब चाय की ट्रे उठा और आराम से बाहर चल। आप जैसा कहो माँ। नायरा ने आज अपने पीले रंग की अपनी माँ की साड़ी पहनी थी, जिसे वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अपनी माँ के कहने पर वो चाय की ट्रे उठाती है और मेहमानों के सामने लेकर आती है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, बैठो तुम भी। सुरेखा जी की बात सुनकर नायरा सोफे पर बैठ जाती है। वाह मोहिनी जी, आपकी बच्ची तो बहुत प्यारी है, देखने में भी बहुत सुंदर है। बेटा देखो, तुम्हें नायरा पसंद तो है ना? हाँ पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। देखिए शैलन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता मंजूर है, आप अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए। लड़की से क्या पूछना, वो तो वही करेगी जो हम कहेंगे। रिश्ता पक्का होने के बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं और यहाँ नायरा के घर में। देख नायरा, जैसे तैसे तेरा रिश्ता तो पक्का हो गया है। अब अपने ससुराल में जाकर हमारी नाक मत कटाना। 1 महीने के बाद का तेरी शादी का मुहूर्त निकला है। और हाँ मोहिनी, इसे घर के सारे कामकाज सिखा देना, कल को सास के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। इसके लक्षण ही कैसे हैं? ये तो हमारी बदनामी करा के ही चैन लेगी। अपने परिवार की बातें सुनकर नायरा रोने लग जाती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया था। नायरा के परिवार में उसके भाई को ही अहमियत दी जाती थी। भाई का झूठा खाना खाने से लेकर उसके बर्तन उठाना, परिवार का काम करना, सब कुछ नायरा को ही झेलना पड़ता था। पता नहीं, मेरा तो मायका ऐसा है, ना जाने ससुराल कैसा होगा। अगर ससुराल में सास भी ऐसी ही मिली तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। सोचते सोचते नायरा की आंख लग गई और धीरे धीरे नायरा की शादी का दिन भी आ गया। नायरा तैयार होकर अपने कमरे में बैठी है, तभी मोहल्ले की औरतें, देख नायरा, अब तू शादी करके ससुराल जा रही है, वहाँ पर इज्जत से रहना, वरना सास जुबान से कम और हाथों से ज्यादा बात करेगी। हाँ नायरा, और हमने तो सुना है तेरी शादी बहुत बड़े घर में हो रही है। जितने बड़े घर के लोग होते हैं उतने ही ज्यादा कठोर भी होते हैं। और ससुराल में ढंग से तमीज से रहियो। जैसे यहाँ पर अपनी मनमर्जी करती रहती थी, ऐसे ससुराल में मत करियो। और हाँ, हमारी नाक मत कटवा देना। घर के काम काज करियो और सास की सभी बात मान लियो। यहाँ पर जैसे जुबान चलती है वैसे वहाँ जुबान मत चला देना। अगर तेरे ससुराल वालों ने तुझे घर से निकाल दिया ना, तो यहाँ तो लौटकर बिल्कुल मत आना। जाकर किसी कुएं में कूद जाना, हमारी नाक मत कटवा देना। आसपास की औरतों और अपनी माँ और दादी की बात सुनकर नायरा एकदम सहम जाती है। वैसे भी ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी और मायके में वैसे भी उसने बहुत बुरे दिन देखे थे, और अब सभी की बातें सुनकर ससुराल के नाम से उसकी आत्मा कांपने लगती है। जैसे तैसे नायरा की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आती है। आओ नारा बेटा, ये कलश लड़का कर घर में प्रवेश करो। हाँ नायरा, बाहर वैसे भी ठंड हो रही है, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। अपनी सास और जेठानी की बातें सुनकर नायरा हड़बड़ाहट में गलत पैर से कलश गिरा देती है। अरे भगवान, मैं तो गलत पैर से कलश गिरा दिया। आते ही इतनी बड़ी गलती कर दी, अब तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। नायरा जैसे ही गलत पैर से कलश गिरा देती है तो डर कर सहम जाती है और अपनी सास से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, शायद हड़बड़ाहट में मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, शादी में घबराहट और थकान की वजह से ऐसा हो ही जाता है। हाँ नायरा, कोई बात नहीं, चलो अब तुम घर के अंदर आ जाओ। हाँ बेटा, ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं। चलो घर के अंदर आओ। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर नायरा हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये लोग तो डांटने के बजाय प्यार से बात कर रहे हैं, पर कहीं ये नया नया दिखावा तो नहीं? देखा भारती और कामिनी, जाने कहाँ से गरीब फटीचर और ये बेअसर बहू लेकर आ गई हैं। जान, हमारी सुंदर सुंदर बेटियों में ऐसा क्या नहीं था जो इन्हें इस पाटौली में दिख गया? हाँ वही तो, इसे तो कलश तक गिराना नहीं आता, घर में घुसते ही अपशगुन कर दिया। मैंने तो सुरेखा जी को अपनी बेटी का रिश्ता भी भेजा था, पर इन्होंने तो साफ मुंह पर मना कर दिया और इसे बिया लिया इन कार्तिक के लिए। हाँ भाई, किसी को गुड़ की जगह गोबर खाने की आदत है तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ भाई, किस्मत किस्मत की बात है। इस गरीब लड़के की तो किस्मत ही खुल गई जो इतने बड़े बंगले की बहू बन गई है। मोहल्ले की औरतें आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी सुरेखा जी, अब आप लोग अपने घर जाइए, हमारी बहू को आराम भी करना है। ये सुनकर मोहल्ले की सारी औरतें मुंह चढ़ाकर अपने अपने घर चली जाती हैं और नायरा घर के अंदर आती है। नायरा बेटा, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम कर लो।
अरे इस घर में मुझे खुद का कमरा मिलेगा? कितना आलीशान घर है यहाँ तो, फर्श भी कितना गर्म और मुलायम है। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आती हूँ। अरे वाह, ये कमरा तो मेरे पूरे घर से भी ज्यादा बड़ा है, पर पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। नायरा, तुम शादी में थक गई होगी, एक काम करो, अपने कपड़े तुम ही यहीं बदल लो, मैं बाथरूम में जाकर बदल लूंगा और फिर आराम कर लेते हैं। नायरा अपने पति कार्तिक की बात सुनकर राहत महसूस करती है और दोनों कपड़े बदलकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह घड़ी में 10 बज गए हैं और नायरा आपके कमरे में सो रही है। अचानक नायरा की आंख खुलती है और वो घड़ी की तरफ देखती है। हे भगवान, 10 बज गए और मैं अभी तक सोई हुई हूँ। माँ ने कहा था ससुराल में जाकर जल्दी उठना वरना सास बहुत गालियां देगी। नायरा जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर नीचे रसोई में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास और जेठानी सारा खाना बनाकर तैयार कर चुकी होती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं इतनी देर तक सोती रही। कल से मैं पक्का सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, शादी की थकान में ऐसा हो ही जाता है। और आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम सबको खाना परोस दो, हमने खाना बना दिया है। लेकिन पहली रसोई में तो मुझे खाना बनाना चाहिए ना। अरे नायरा, हमारे घर में खाना बनाने के लिए हेल्पर लगे हुए हैं। वो तो तुम्हारी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने और माँ जी ने खाना बनाया है। कल से हेल्पर ही खाना बनाएगा। हाँ बेटा, हमारे यहाँ तुमने ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बड़े बंगले की बहू नहीं, बेटी हो। जिस तरह आकांक्षा रहती है तुम्हें भी हम उसी तरह रखेंगे। अपनी ससुराल वालों की बातें सुनकर नायरा हैरान रह जाती है, लेकिन उसके मन में डर अभी भी मौजूद था कि कहीं ये सब दिखावा तो नहीं, और जो उसकी माँ, दादी और पड़ोसन कह रही थी उसके साथ वही सब तो नहीं होने वाला। तभी वो सब लोग खाना खाते हैं और नायरा को बहुत सारा शगुन देते हैं। ये लो बेटा, नायरा बेटा, तुम्हारा शगुन, खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ नायरा, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। लेकिन मैंने तो ये खाना बनाया ही नहीं, ये तो माँ जी और भाभी ने बनाया है। अरे तो क्या हो गया, तुमने कलछी तो चलाई है। सबके खाना खाने के बाद नायरा सबके झूठे बर्तन उठाने लग जाती है। तभी उसके ससुर पराग जी ये सब देख लेते हैं। अरे नायरा बेटा, ये सब तुम क्या कर रही हो? इसके लिए हमारे घर में नौकर हैं। हमारे घर की बेटियां झूठे बर्तन नहीं उठाती। तभी सुरेखा जी भी आ जाती हैं। नायरा बेटा, अब तो हमारे घर की बहू बन चुकी है और हमारे घर की बहुएं हमारे घर की लक्ष्मी है, तो हम लक्ष्मी से झूठे बर्तन नहीं उठवाते। पराग जी और सुरेखा जी की बात सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है कि कैसे उसकी माँ उसे सर्दी के मौसम में भी सबके झूठे बर्तन उठाती थी, घर के काम करवाती थी और बर्तन मंजवाती थी। नेहा की आंखों में आंसू आ ही गए होते हैं कि तभी नायरा बेटा, अपना रूम हीटर ऑन कर देना क्योंकि ठंड बढ़ गई है, बीमार न पड़ जाओ कहीं पर तुम। और अब आराम कर लो जाकर अपने कमरे में। सास की बात सुनकर नायरा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और अपनी मखमली रजाई ओढ़कर हीटर जलाकर चैन से सो जाती है। शाम के समय हॉल में नायरा, रोज रोज तुम इतनी हैवी साड़ी पहनकर मत रहना। पूरे दिन जिन कपड़ों में तुम कंफर्टेबल हो वही पहनना। हाँ नायरा, और तुम्हारे पास तो शायद ऐसे कपड़े नहीं होंगे। चलो हम कल शॉपिंग करने चलेंगे। अपने ससुराल वालों की ये बातें सुनकर नायरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोचने लगी, क्या मेरा ससुराल सच में इतना अच्छा है? नायरा बेटा, जाओ जाकर कार्तिक के साथ बाजार से अपने लिए कुछ वुलन कपड़े ले आओ। हाँ नायरा, और ये साड़ी और सलवार सूट मत ले आना पिछली बार की तरह। जीन्स टॉप या फिर कोट सेट खरीद कर लाना जिसमें तुम कंफर्टेबल होगी और सुंदर भी। लेकिन भाभी, ससुराल में ये सब मैं कैसे पहनूंगी? जैसे आकांक्षा पहनती है और हमारी बेटी पारुल पहनती है। बेटा नायरा, भूलो मत, अब तुम बड़े बंगले की बहू नहीं, बेटी हो। और जिस तरह से हमने अपनी पारुल को रखा है वैसी तुम और आकांक्षा हो हमारे लिए। अपने ससुर जी की बातें सुनकर नायरा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, क्या मैं बेकार में डर रही थी? धीरे धीरे नेहा अपनी ससुराल के रंग में रंगने लग जाती है। नेहा के ससुराल में बड़े बड़े झूमर से लेकर किचन में माइक्रोवेव, कॉफी बनाने की मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सारी सुविधाएं थी और बहुत सारे नौकर चाकर लगे थे, इसलिए वो पूरा दिन आराम से रहती है। एक दिन, नायरा, अरे ओ नायरा, सुनो तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं आया हूँ। अरे वाह भैया, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। भाभी, अब हम दोनों रील बनाएंगे मिलकर। हाँ ठीक है, बना लेना। और नायरा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो क्या मैं तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दूं? लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है और शादी के बाद ससुराल में कैसे पढ़ने जाऊंगी मैं? बेटा, हमारे घर में तुम्हें किसी चीज की रोक टोक नहीं है। हमने सुना है तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो, तो तुम चाहो तो पढ़ने जा सकती हो। हाँ बेटा, और अब तुम बड़े बंगले की बहू नहीं, बेटी हो, तो तुम्हारा पढ़ा लिखा होना और अच्छा रहन सहन होना बहुत जरूरी भी है।
नायरा अपना नया मोबाइल देखकर और अपने ससुराल वालों की सहमति से पढ़ाई की बात सुनकर खुश हो जाती है। माँ, पिताजी, मुझे तो अपने मायके में भी इतना सुकून नहीं मिला। मैंने मायके में जितना दुख देखा है, मेरा ससुराल उतना ही स्वर्ग जैसा है। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जरा अपने एंड्रॉइड फोन से हम सबकी एक सेल्फी तो लो। कार्तिक की बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शाम के समय नायरा के मायके वाले उसके ससुराल आते हैं और उसके ससुराल में आलीशान घर को देखकर और घर की लाइफस्टाइल और लग्जूरियस चीजों को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस समय वो लोग घर के अंदर जाते हैं, नायरा जीन्स टॉप पहनकर अपनी जेठानी और नंद के साथ आराम से हंसी मजाक करती हुई टीवी देख रही होती है। क्यों री, तुझे कहा था ना अपने ससुराल में तमीज से रहना, और ये क्या नंगा नाच लगा रखा है अपने ससुराल में? ऐसे कपड़े पहनती हैं लड़कियां? और हाँ, ये किस तरीके से हंस रही थी तू? घर की बहू बेटियां ऐसे हंसती होंगी? माँ जी सही कह रही हैं, इस कर्मचारी ने तो मेरी परवरिश पर काली घी पोत दी है। ये सब बातें सुनकर नायरा रोने लग जाती है। तभी उसके सास सुरेखा जी आ जाती हैं। ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं? अब ये हमारे बड़े बंगले की बहू नहीं, बेटी है, और जिस तरह हम अपनी बेटी को रखते हैं वैसे ही हम इसे भी रखते हैं। देखिए, आप लोगों की बातें सुनकर ही पता चल गया मुझे कि क्यों नायरा इतने समय से डर डर कर ससुराल में रहती थी। अगर आप लोग यहाँ आकर उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो तो न जाने मायके में क्या क्या करते होगे। ये सुनकर क्रांति देवी, मोहिनी जी और शैलेंद्र जी स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। तभी क्रांति देवी मोहिनी जी से फुसफुसाकर कहती है, देखा मोहिनी, अभी तो यहाँ पर माफी मांग ले, पर फिर अपनी इस लड़की से बोल कि इतने अमीर घर की बहू है तो कम से कम अपने मायके वालों की थोड़ी सी मदद ही कर दे। हाँ, वैसे हम इतनी गरीबी में रह रहे हैं और ये लड़की इतने मजे से यहाँ पर मौज काट रही है। बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें तो लगा था कि ये आप लोगों को परेशान कर रही है। आजा मेरी लाडो, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ इतना गलत किया। चल तेरे कमरे में बात करते हैं। ऐसा कहकर मोहिनी जी, क्रांति देवी और शैलेंद्र जी नायरा के कमरे में उसके साथ चले जाते हैं। कमरे में जाते ही, करम चली, तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ पर तू इतने मजे से रह रही है और हम वहाँ पर इतनी गरीबी में रह रहे हैं। तुझे अपने मायके की जरा सी भी याद नहीं आई? अब तू हमारी मदद कर दे। हाँ, मायके में जो तूने चैन से जीने नहीं दिया, जितना कमाया था सारे तेरी शादी में खर्च कर दिया। चल अपनी सास से 5 लाख रुपए दिलवा। तेरी करोड़पति सास तेरे कहने पर 1 मिनट में 5 लाख रुपए दे देगी। लेकिन दादी, मैं अपने ससुराल वालों के साथ धोखा कैसे दूं? क्यों, तुझे शर्म नहीं आती? तो खुद इतने मजे से रही और अभी तेरे भाई की भी शादी करनी है हमें। जैसे ही दादी नायरा के बाल पकड़ती है, पीछे से सुरेखा जी आ जाती हैं और वो उसकी दादी का हाथ झटक कर हटा देती हैं। हमें तो बहुत पहले से पता था कि आप लोगों की यही हरकतें हैं, इसीलिए आप लोगों ने शादी पर हमसे ही उल्टा 2 लाख रुपए ले लिए थे। निकल जाइए आप लोग मेरे घर से, और आज के बाद हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर मत देखिएगा। और हाँ, और अब ये हमारे बड़े बंगले की बहू नहीं, बेटी है। नायरा के ससुराल वालों की ये सब बातें सुनकर उसके मायके वाले शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। तभी उसके ससुर जी, नायरा बेटा, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब अपनी मर्जी से यहाँ जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, और तुम इस बड़े से बंगले की बहू नहीं, बेटी हो, इसलिए अपने पूरे हक से रहना। अपने ससुर की बातें सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने सास ससुर के गले लग जाती है। इसके बाद खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लग जाती है।